हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स। तो चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी दी थी जॉर्ज कंटूर ने। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेट का डेफिनेशन। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सेट का डेफिनेशन। तो ये इन मैथमेटिक्स अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इन मैथमेटिक्स a set is a well defined collection of distinct objects। अब इसमें सबसे ज़रूरी जो टर्म्स हैं वो है वेल डिफाइंड कलेक्शन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इसकी दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म हैं। जैसे वेल डिफाइंड का मतलब वेल डिफाइंड कुछ भी हो सकता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन बुक्स का भी हो सकता है, लोगों का भी हो सकता है, वेरिएबल्स का हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसा कलेक्शन जिसमें सारे एलिमेंट्स अलग अलग हों। वेल डिफाइंड कलेक्शन में हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज़ बुक्स हैं, पीपल हैं, जैसे हमने कुछ लोगों के नाम ले लिए, राम, श्याम, रघु। एक कलेक्शन हो गया लोगों का। दूसरा है नंबर्स। तो हमने नंबर्स का कलेक्शन ले लिया, नेचुरल नंबर का कलेक्शन ले लो, 1 2 3 4, ये नंबर्स हैं। दूसरा इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मीन्स जैसे आपके पास डिस्टिंक्ट, सपोज़ कि एक कलेक्शन है 1 2 3 4, दूसरा कलेक्शन आपके पास आ जाए 1 1 3 4। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ये इस कलेक्शन में जो आपका नंबर्स का कलेक्शन है, इसमें नंबर है 1 2 3 4। दूसरा जो कलेक्शन है उसमें नंबर है 1 1 3 4। तो जो दूसरा कलेक्शन है उसमें दो एलिमेंट रिपीट हुए हैं, 1 1, मतलब ये दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं हैं, तब इसको हम सेट नहीं कहेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो आपका कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, और वेल डिफाइंड होने के साथ साथ उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो वो सारे कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हैं और डिस्टिंक्ट कलेक्शन हैं, उन सभी को सेट बोला जाएगा। अब वेल डिफाइंड में यदि मैं आपको बोलूँ ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, जैसे मैं आपको पूछूँ, क्या कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको बताना है क्या ये सेट होंगे या सेट नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैंने लिखा ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया। तो ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, क्या ये सेट होगा? क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि कौन लोग ब्यूटीफुल होंगे ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। सपोज़ राम के अकॉर्डिंग कोई 3 लोग ABC सुंदर हैं, श्याम के अकॉर्डिंग कोई 3 लोग CDE सुंदर हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किन्हीं लोगों के कुछ
जो लोग हैं वो किन्हीं 3 लोगों को ब्यूटीफुल बोलते हैं, कोई और है वो किसी और 3 लोगों को ब्यूटीफुल बोलता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया ये जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन बिल्कुल नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स कि ये सेट नहीं होगा, क्योंकि सेट होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो हैं कि आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड हो और साथ में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों। जैसे मैंने आपको एक कलेक्शन दिया था 1 2 3 4, यदि मैं इसको लिख दूँ 1 1 3 4, तब ये भी सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं हैं। अब जो अगला आता है कि जो इम्पोर्टेंट इसमें एक और चीज़ है वो है अरेंजमेंट of the objects, arrangement of the objects or members, अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स को ही हम मेंबर्स बोलते हैं इन द सेट डज नॉट मैटर। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो उनका अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। कैसे? जैसे मैंने आपको एक कलेक्शन दिया 1 2 3 और दूसरा कलेक्शन मैंने आपको दिया 1 3 2, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि ये अरेंजमेंट है 1 2 3 1 3 2, ये अरेंजमेंट, पहले हमने 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, फिर ये अरेंजमेंट हो गया, 1 के बाद पहले 3 आ गया, फिर 2 आ गया। तो सिर्फ जो नंबर्स हैं उनका अरेंजमेंट चेंज हुआ है, अरेंजमेंट बस चेंज हुआ है, तब सेट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स इन द सेट डज नॉट मैटर, इनका जो अरेंजमेंट है वो मैटर नहीं करता। तो ये दोनों सेम सेट हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम सेट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका कि हमने समझ लिया कि सेट क्या होंगे। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैंने सपोज़ मैं आपको बताना है कि ये सेट होंगे या नहीं होंगे, तो मैंने आपको पहला बता दिया। अब मैं आपको पहले से पूछ रही हूँ ऑड, नेचुरल, नंबर, लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है, तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर कहाँ से आपके शुरू होंगे? 1 से शुरू होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेस देन 10 है तो 10 से कम, और साथ में क्या है? ऑड। तो 10 से कम ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? एक तो 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 7 9। तो आपको बताना है ये सेट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? यस, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि 10 से नीचे कौन से नेचुरल नंबर लेने हैं जो कि ऑड हैं। तो 10 से वो तो डिफाइंड हो गया ना, कौन से लेने हैं जो कि 10 से कम हैं और ऑड हैं। तो 10 से कम ऑड कौन कौन से हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9। दूसरा है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हाँ, सभी डिस्टिंक्ट हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अब जो सेकंड है, सेकंड आपका है द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो क्या आपको बताना है क्या ये सेट होगा? हाँ, सेट होगा। क्यों होगा सेट? क्योंकि इंडिया की नदियाँ, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हाँ, वेल डिफाइंड है। कहाँ की नदियों की बात करी है? इंडिया की नदियों की बात करी गई है, तो बिल्कुल वेल डिफाइंड है। जितनी भी भारत में नदियाँ बहती हैं केवल वो आएंगी, ना उससे कम ना ज़्यादा। दूसरा है क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इसमें होंगे? यस, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। एक नदी का नाम गंगा होगा, तो दूसरा कावेरी, तीसरा कृष्णा, चौथा गोदावरी। तो ये अलग अलग नदियाँ हैं, इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि यहाँ एक का नाम गंगा तो दूसरी नदी का भी नाम गंगा। तो सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो ये भी आपका सेट होगा। अब हम आते हैं आपका NCERT का जो एक्सरसाइज है 11.1, एक्सरसाइज 11.1। आपको बताना है कि जो भी
कुछ नीचे कलेक्शन दिए हुए हैं, आपको बताना। इसके पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थोड़ा समझ लेते हैं हम। इसके पहले इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे क्या टर्म्स आती हैं, कुछ सिंबल आते हैं, और तो उनको आपको एक बार मैं, जैसे इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं, इम्पोर्टेंट सिंबल्स, यदि कहीं आपको ये सिंबल दिखे इस पूरे चैप्टर में तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। यदि आपको कहीं ये सिंबल दिखता है तो इसका इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल या फॉर एवरी। यदि आपको कहीं ये सिंबल दिखता है तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। यदि आपको कहीं ये कॉलन जैसा सिंबल दिखता है तो इसका मतलब होता है सच दैट, सच दैट। अब इसके ये सारे तो हो गए सिंबल। अब जो एक्सरसाइज आपका 11.1 है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेट का कलेक्शन होगा, कौन सा सेट का कलेक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, which of the following are sets? Justify your answer, आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स of a year beginning with letter J. The collection of all the months of a year beginning with letter J. एक साल के वो सभी महीने जो किससे शुरू होते हैं, लेटर जे से शुरू होते हैं। तो अब हमें पता है कि वो कौन कौन से मंथ्स हैं। तो वो मंथ्स हो जाएंगे आपके जनवरी, जून, जुलाई, ये तीनों मंथ्स हैं जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। तो अब आपको बताना है ये सेट है या नहीं है। तो ऑब्वियसली ये सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। वो केवल वही महीने जिनका स्टार्टिंग लेटर जे से होता है। तो लेटर जे से तो केवल जनवरी से शुरू करें तो जनवरी, जनवरी के बाद जून, जून के बाद जुलाई, ये केवल 3 ही मंथ्स हैं जो कि लेटर जे से शुरू होते हैं। तो एक साल में केवल यही 3 महीने हैं जो कि लेटर जे से शुरू होते हैं। तो सबसे पहली बात तो हो गई कि ये क्या हो गया, आपका वेल डिफाइंड हो गया। दूसरा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हाँ, अलग अलग है, जनवरी एक अलग महीना है, जून एक अलग महीना है, जुलाई एक अलग महीना है। तो ये वेल डिफाइंड हो गया, इसलिए ये सेट हो गया। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे इज़ जनवरी, जून, जुलाई। इट इज़ वेल डिफाइंड, इसलिए ये सेट है। ठीक है, फिर आपको इसके बाद तो आपका क्या हो जाएगा, जनवरी, जून, जुलाई, ये क्या हो गया आपका, वेल डिफाइंड हो गया। और साथ में इसमें सभी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या डिस्टिंक्ट, ये जो कलेक्शन के अंदर मेंबर होते हैं इनको हम मेंबर्स ऑफ द सेट भी बोल सकते हैं, नंबर्स ऑफ द सेट, एलिमेंट ऑफ द सेट। तो वेल डिफाइंड है और साथ में डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो इसको हम सेट बोल सकते हैं। ओके, तो ये तो आपका हुआ NCERT एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके आगे हम जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।